welcome to SPMI's Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th November 2020. The first article is taken from editorial segment. It is about prohibition of unlawful religious conversion ordinance 2020. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। देखो, यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020। सरल शब्दों में बोलें तो आपको नाम पढ़ के ही समझ आ रहा होगा कि रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए, फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। ऑर्डिनेंस तो आप समझते ही हैं, जब भी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो फिर भी अगर कानून बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट्स ऑर्डिनेंस ला करके और गवर्नर से उसको प्रोमलगेट करा करके कानून बना देती हैं, और जब बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन होता है तो फिर एक बिल रख करके उस ऑर्डिनेंस को पास कराना होता है एक प्रॉपर कानून बनाने के लिए। तब तक इस ऑर्डिनेंस का पावर एक नॉर्मल कानून की तरह ही होता है। इसी तरह का ऑर्डिनेंस सेंट्रल लेवल पे भी लाया जा सकता है। अब ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन ज़रा सा समझ लेते हैं। देखो, ये ऑर्डिनेंस हैज़ बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू स्टॉप फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन या कन्वर्जन ऑफ रिलीजन थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन, एल्यूरमेंट, कोहर्जन। किसी भी तरीके से अगर आप कोई भी ऐसा तरीका अपना रहे हैं जिससे एक इंसान के रिलीजन को आप कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट हिज और हर ओन विल, भले आप पैसे देकर के ही करा रहे हो, पैसा देकर के भी रिलीजन कन्वर्जन कराने का मतलब है कि एक तरीके से आप उसके विल के हिसाब से कन्वर्जन नहीं कर रहा है वो इंसान। वो गरीबी के कारण, बिकॉज ऑफ द प्रेशर और फोर्स ऑफ पॉवर्टी, वो इंसान अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह के कन्वर्जन में पेनाल्टी लगेगी 15,000 रुपये की और 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो जो भी इंसान फोर्सफुल कन्वर्जन कराता है किसी और का, कुछ या तो गलत इन्फॉर्मेशन दे करके या फिर पैसे का लालच दे करके, उस केस में उस इंसान को 5 साल की सज़ा और 15,000 की पेनल्टी हो सकती है। और अगर जो विक्टिम जिसकी रिलीजन कन्वर्ट कराई गई है वो एक माइनर है, मतलब 18 साल से कम एज वाले कोई इंसान है, या SC ST कम्युनिटी का वोमेन है, तो उसको जेल की सज़ा हो सकती है 10 सालों तक और 25,000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है। और मास कन्वर्जन अगर करा दिया, पूरे गांव के लेवल पे लार्ज नंबर्स में अगर लोगों का कन्वर्जन कराया है, रिलीजन कन्वर्जन, तो 50,000 रुपये तक का फ़ाइन और 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब ये सारे जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट्स हैं या पेनल्टी, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एन ऑर्डिनेंस हैज़ बीन ब्रॉट इन बाय द यूपी गवर्नमेंट टू स्टॉप और टू प्रोहिबिट फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ एनी पर्सनस रिलीजन। अब इस लॉ में, इस ऑर्डिनेंस में जो स्पेशल बात की गई है दैट इज़ अबाउट कन्वर्जन इन केस ऑफ मैरिज। देखो, मैरिज के केस में होता क्या कि अक्सर जो विमेन होती है, अगर वो इंटर रिलीजन मैरिज है तो विमेन होती है वो अपना रिलीजन जनरली जो मेल काउंटर पार्ट है उसके हिसाब से बदल करके अपना रिलीजन कर लेती है। अब इसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न लाया गया है। इसके लिए कहा गया कि जो भी विमेन या इन द फॉर दैट मैटर कोई भी इंसान फॉर द सेक ऑफ मैरिज अगर अपना रिलीजन बदलना चाहता है तो उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल करना होगा इन 2 मंथ्स एडवांस। 2 महीने एडवांस में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट के कि मैं अपना रिलीजन बदलना चाहता हूं या बदलना चाहती हूं फॉर द सेक ऑफ मैरिज। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे कि ये जो रिलीजन का कन्वर्जन है किसी भी तरीके का फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है, और जो भी इंसान अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रहा है फॉर द सेक ऑफ मैरिज वो अपनी इच्छा से कर रहा है। वंस द मजिस्ट्रेट गिव्स दिस सर्टिफिकेट दैट द कन्वर्जन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट, उसके बाद ही वो इंसान अपने रिलीजन को कन्वर्ट करके शादी कर सकता है। सो एक स्पेशल प्रोविज़न है। अब ज़रा समझते हैं ये जो ऑर्डिनेंस यूपी सरकार लेकर के आई है ये कितना जायज़ है, इसको ज़रा सा एनालाइज करते हैं। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो वी विल फाइंड कि दिस ऑर्डिनेंस इज़ कंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं उसके हिसाब से ये ऑर्डिनेंस बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। खासकर आर्टिकल 25 के हिसाब से आपने ज़रूर अपने बेसिक पॉलिटी क्लास में पढ़ रखा होगा कि आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 टॉक्स अबाउट राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, और उसमें भी आर्टिकल 25 कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस
and right to freely profess, practice and propagate religion subject to public order, morality and health। मतलब हर एक इंसान को अपने हिसाब से अपना रिलीजन चुनने का अधिकार है और उसको प्रोपोगेट और प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मतलब उसको लोगों को फैलाने का अधिकार भी है कि बाकी लोगों को भी वो उसमें उसके लिए इम्प्रेस करे, बाकी लोगों को भी उसमें वो कन्वर्ट करने के लिए उनको थोड़ा वो मोबिलाइज करे। राइट टू प्रोपोगेट, अब इस टर्म पे ध्यान दीजिए, राइट टू प्रोपोगेट। और दूसरा टर्म है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो ये दो टर्म्स कभी कभार कन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक इंसान बोले कि मेरा अधिकार है अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कराने का, फैलाने का, और इसलिए मैं पैसे दे करके लोगों को के रिलीजन कन्वर्ट करा रहा हूँ अपने रिलीजन के हिसाब से। उस केस में दिस विल कम इन कन्फ्लिक्ट विथ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, क्योंकि कंसाइंस के हिसाब से जब आप अपना रिलीजन चुनते हैं इसका मतलब ये है कि आप सच में उस रिलीजन के सिद्धांतों में, उसके टेनेट्स में बिलीव करते हैं। देन ओनली इट कैन बी सेड दैट यू आर प्रैक्टिसिंग योर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अदरवाइज आपको अगर पैसा दिया जाता है या डराया जाता है, धमकाया जाता है, देन यू आर नॉट एक्चुअली प्रैक्टिसिंग फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो इस कारण से जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, अगले ही स्लाइड्स में हम देखेंगे कि उड़ीसा के केस में यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया कि फ्रीडम टू प्रोपोगेट योर रिलीजन एंड फ्रीडम टू कंसाइंस, इन दोनों में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस राइट का प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से ये जो यूपी गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस है ये बिल्कुल सही है। हर एक इंसान को उसके अपने कंसाइंस के हिसाब से, मतलब उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना रिलीजन चुनना चाहिए। किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट, चाहे वो डर हो या पैसे का लालच हो या मैरिज का लालच हो या मैरिज के नाम पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, झूठ बोला गया हो, किसी भी तरह का इस तरह का जो एक्टिविटी है फॉर द सेक ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। उस केस में अगर किसी भी इंसान का रिलीजन कन्वर्ट होता है देन दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अब एक बार जरा सा देख लेते हैं कि हमारे देश में जो भी कोहर्सिव रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं, कोहर्सिव मतलब फोर्सफुल, जो भी कोहर्सिव रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं हमारे देश में, वो मेनली दो तरीके के हैं। फोर्सफुल, ज़बरदस्ती कराने वाले। एक तो पहला तरीका है जब किसी गरीब इंसान को कोई भी मिशनरी, खासकर इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज आगे हैं, यूरोप से आने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज या यूएस से आने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज, वो हमारे देश के जो ट्राइबल्स हैं उनको पैसे का लालच दे करके उनको अपने हिसाब से उनके रिलीजियस कन्वर्जन करा देती हैं। देखो हमारे यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं दे जनरली फॉलो नेचुरलिस्ट रिलीजन। वो नेचर को, नदी, पहाड़, इन सब को, पेड़ पौधे, इनको अपना भगवान मानते हैं, सूरज, इनको अपना भगवान मानते हैं। तो ये जब, और ये गरीब भी होते हैं ट्राइबल्स, तो फिर ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं ये इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, आकर के इनको थोड़ी पैसों का लालच दे करके और इनको अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। तो इस कारण से क्रिश्चियनिटी इस हिसाब से प्रोपोगेट हो रही है, एक तरह का मॉनेटरी इंड्यूसमेंट होता है, दैट कैन बी कंसिडर टू बी कोहर्सिव। अब ध्यान से समझिए, पैसे के लालच में भी अगर आप रिलीजन अपना कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, क्योंकि आप पैसे के लालच में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप पॉवर्टी के प्रेशर में, कहीं ना कहीं आप पॉवर्टी के कोहर्सन में, पॉवर्टी के दबाव में आकर के अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कोहर्सिव रिलीजियस कन्वर्जन मेथड। दूसरा तरीका है मिस रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेक ऑफ मैरिज। बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान अपना रिलीजन गलत बताता है फॉर द सेक ऑफ मैरिज। शादी करने के बाद पता चलता है कि इस रिलीजन, ये इंसान तो हमारा रिलीजन का था ही नहीं, वो दूसरे रिलीजन का था। और उस केस में जो खासकर विमेन होती हैं उनके पास कोई खास ऑप्शन बचता नहीं है, फिर उस इंसान के हिसाब से वो अपना रिलीजन भी बदल लेती हैं। तो ये दो तरीके हैं कोहर्सिव। अब इस केस में भी आप देखो, विमेन, अगर देखो एक विमेन है जिसने एक दूसरे कम्युनिटी के लड़के से, रिलीजन के लड़के से शादी कर ली अनजाने में, मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण, उस लड़के ने उसको सही अपना रिलीजन बताया नहीं, तो बाद में जब वुमन अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रही है तो दैट इज़ नॉट ऑल्सो प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, क्योंकि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब ये है कि रिलीजन, अब जो वुमेन है वो अपनी इच्छा से अपने रिलीजन को कन्वर्ट करे। तो अब जरा देखते हैं, ये तो दो तरीके हो गए। एक तरीका हो गया ट्राइबल लोगों को पैसा दे करके उनका रिलीजन कन्वर्ट कराना, या दूसरा तरीका हो गया कि विमेन को मिस रिप्रेजेंट करना फॉर द सेक ऑफ मैरिज और मैरिज के बाद रिलीजन बदल देना। तो ट्राइबल लोगों का मेन प्रॉब्लम उड़ीसा में था, और उड़ीसा में इस कन्वर्जन को रोकने के लिए फिर उड़ीसा सरकार एक कानून लेकर के आई, उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967, और क्रिश्चियन मिशनरीज़ को रोकने का प्रपोजल रखा गया इस उड़ीसा
फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967, उस केस में ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने सुप्रीम कोर्ट तक केस कर दिया था कि वी हैव आवर राइट टू प्रोपोगेट आवर रिलीजन। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कहा कि हमारा राइट है अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना, और इस कारण से ये जो उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967 है ये अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके आर्गुमेंट को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967 बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये जो एक्ट है दैट इज़ एक्चुअली सेफ गार्डिंग एन इंडिविजुअल्स राइट टू कंसाइंस। अगर आप इसको पैसे देकर के अपना रिलीजन प्रोपोगेट करा रहे हैं तो यू आर एक्चुअली हैम्परिंग हर राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो इस तरीके से ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। तो अब आप देखो कि ये जो यूपी का सरकार का ऑर्डिनेंस है दैट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दिस एक्ट। इस केस में भी किसी भी इंसान का अगर फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन होता था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं कर सकते फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन, और ये एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसी तरह के बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कानून लाए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड, कई सारे स्टेट्स ने इस तरह के कानून लाए हैं। और वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस तरह का कानून लेकर के आई है। तो अब मुद्दा ये है कि इस तरह के कानून जो उत्तर प्रदेश लेकर के आई है कि फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, मैरिज से हो या मॉनेटरी इंड्यूसमेंट हो या फियर हो, फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे कानून पहले भी बने हैं, तो फिर इस बार इतना ज़्यादा डिबेट क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश के इस कानून के बाद? वाई देयर इज़ सो मच ह्यू एंड क्राई, इतना ज़्यादा इस पर डिस्कशन क्यों? तो ज़रा समझते हैं व्हाट इज़ द इशू विद दिस ऑर्डिनेंस। इस जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून लेकर के आई इसमें थोड़े से एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। कानून के वर्डिंग्स में या कानून का जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उसके एप्लीकेशन में थोड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार कह रही है कि हम ये कानून लेकर के आए हैं लव जिहाद को रोकने के लिए। अब ये जो टर्म है लव जिहाद ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसका कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। लेकिन लव जिहाद का बेसिक मतलब क्या है जो वो ज़रा देखते हैं। वैसे तो कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन लव जिहाद का सरल शब्दों में मतलब है कि अगर एक मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की या किसी दूसरे नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्टिंग दैट गर्ल इनटू हिज ओन रिलीजन, देन दैट इज़ लव जिहाद। अब वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि वो अपना नाम, अपना सही रिलीजन शादी से पहले बताए ही नहीं, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज रिलीजन करे। आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं, मैंने उसे रवि समझा वो शाहरुख था, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजन बिफोर मैरिज। एक तरीका ये हो सकता है लव जिहाद का। ये आप समझ लो कि लव जिहाद का कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डिस्कोर्स में डिबेट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लव जिहाद का क्या मतलब होता है। दूसरा लव जिहाद का मतलब जो लोग निकालते हैं वो ये है कि जो मुस्लिम लड़का है वो प्यार का नाटक कर रहा है, जो नॉन मुस्लिम लड़की है, जो हिंदू लड़की है उसके साथ ही इज़ फेनिंग लव, मतलब बस दिखा रहा है, बट रियल सेंस में उसका पर्पस या ही इज एक्चुअली नॉट इन लव विद दैट गर्ल, ही इज एक्चुअली हिज इंटायर पर्पस इज टू कन्वर्ट दैट गर्ल इनटू इस्लामिक रिलीजन। ये आर्ग्यूमेंट है कि ये है लव जिहाद। अब ये दिक्कत है, कानून अपने आप में ठीक है कि किसी का भी फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कह रही है कि हम इस कानून की मदद से लव जिहाद रोकेंगे। और लव जिहाद का मतलब ये है, और अब लव जिहाद का जब मतलब ये सरकार निकाल रही है कि मुस्लिम लड़कों को हम रोकेंगे, तो नेचुरली इसके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगी। नेचुरली इसके एप्लीकेशन में बहुत सारे इनोसेंट लोगों को भी फिर हरास होना पड़ सकता है। देखो, पहला प्रोविज़न तो ठीक है, अगर कोई इंसान अपना आइडेंटिटी छुपाता है और वो शादी से पहले अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, शादी के बाद अपनी आइडेंटिटी बताता है, तो उसको आप इस केस में बुक कर सकते हैं कि तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्जन ऑफ दैट रिलीजन। तो ये पहला केस तो समझ आता है। कि जो दूसरा केस है कि ये प्यार का नाटक कर रहे हैं, सच में प्यार नहीं है, और इस केस में जो वुमेन अपना कन्वर्ट कर रही है रिलीजन, वो बेवकूफ़ बन करके अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रही है, एक्चुअली में दिस बॉय इज़ प्रैक्टिसिंग लव जिहाद अगेंस्ट हर। ये जो आर्ग्यूमेंट है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। इसके एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप प्रूफ कैसे करेंगे कि एक्चुअली में लड़का लव में है या लव जिहाद कर रहा है? दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग कि आप प्रूफ करेंगे कैसे। और यहाँ पे स्टेट आकर के बोले कि ये लव जिहाद है, लड़का बोल रहा है लव है, लेकिन स्टेट आकर के बोले कि लव जिहाद है। दिस इज़ द प्रॉब्लम।
आप कानून लेकर के आए, कानून अपने आप में ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि हम लव जिहाद रोकेंगे, मुस्लिम लड़कों को रोकेंगे फ्रॉम मैरिंग हिंदू वुमेन, देन इस केस में होगा क्या कि जो ऐसे कपल हैं जिन्होंने अपने कंसेंट से शादी की है, जिसमें गर्ल ने या वुमेन ने अपने कंसेंट से रिलीजन चेंज किया है, उस तरह के कपल भी, खासकर उसमें जो लड़का होगा उसको आप लव जिहाद के केस में बुक कर देंगे और आप उसको 5 साल की जेल भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल इससे होगा क्या कि जो इस तरह के कपल हैं जिन्होंने इंटर रिलीजियस मैरिजेज की हैं उनको अननेसेसरीली हरास होना पड़ेगा। ये बिगेस्ट चैलेंज है। तो मुद्दा ये है कि अनलॉफुल यूपी का अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020 इज़ क्वाइट कॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बाकी स्टेट्स ने भी ऐसे कानून बनाए, लेकिन अगर आप इस कानून को देखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ रिलीजन न्यूट्रल। इसमें सीधी बात ये कही गई है कि किसी को भी फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन कराया गया तो जो भी कन्वर्जन करा रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है, इसको लव जिहाद से इक्वेट करिए। असल में ये लव जिहाद है नहीं, लव जिहाद अपने आप में एक स्टीरियोटाइपिंग है। लव जिहाद तो कोई कानून है ही नहीं, स्टीरियोटाइपिंग है कि मुस्लिम लड़के ऐसा करते हैं और लड़कियों को जाल में फंसाते हैं अपने लव के, या अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। अब ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्टिग्मेटाइज करना हुआ, और इस चक्कर में होगा क्या, यूपी सरकार बार बार जो स्टेटमेंट दे रही है कि हम इस कानून से लव जिहाद रोकेंगे, लव जिहाद रोकेंगे, उससे इस कानून का मिसयूज होगा। और इस तरह के जो कपल हैं, अब ये लोग तो लकी हैं कि ये लोग मुंबई में रहते हैं, यूपी में नहीं रहते। अगर यूपी में रहते तो अभी इन भाई साहब को 5 साल की सज़ा भी हो सकती थी इन द नेम ऑफ लव जिहाद। तो मुद्दा ये है कि द इंटायर इशू इज़ नॉट अबाउट द लीगलिटी ऑफ दिस लॉ, द इंटायर इशू इज़ अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। Experts believe that this law might get abused, this law might get misplaced, and many couple who have entered into inter-religious marriage with consent, they might face the problem of atrocities by the state. ये एक challenge है। The next article is taken from international segment. It is about Srinath Ji Temple. This topic is important from our syllabus, paper 3, international relations point of view. देखो, सबसे पहले करंट न्यूज़ समझ लेते। काफ़ी छोटा न्यूज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब 3 देशों की यात्रा पे निकले, 3 देशों के विजिट पे निकले। सबसे पहले वो बहरीन गए हैं, उसके बाद वो यूएई जाएंगे, फिर वो सेचिल्स जाएंगे। अब बहरीन जब वो गए हैं तो वहाँ के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के साथ उन्होंने मुलाकात किया। उस मीटिंग में कुछ खास कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ें बाहर आई नहीं हैं। इस कारण से हम कुछ भी, ये जो आर्टिकल है वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरीन की अपने विजिट के दौरान एस जयशंकर साहब ने एक वहाँ के बहरीन के टेम्पल, श्रीनाथ जी टेम्पल को विजिट किया, जो बहरीन की कैपिटल सिटी मनामा में है। और वहाँ पे जब उन्होंने विजिट किया तो एक ट्वीट भी किया कि फीलिंग वेरी गुड आफ्टर विजिटिंग दिस टेम्पल। अभी अपने आप में बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा गल्फ कंट्री, पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, आपको पता है इस्लामिक है, प्रीडोमिनेंटली इस्लामिक है, और बहरीन भी एक पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री, और वहाँ पे एक हिंदू टेम्पल होना ये बड़ी बात बताता है। ये बताता है कि द अरब कंट्रीज़ हैव रेस्पेक्ट फॉर हिंदू कल्चर, फॉर ओवरऑल। आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन कल्चर इज़ इक्वल टू हिंदू कल्चर, लेकिन मेजॉरिटी है प्रैक्टिस इन आवर कंट्री हिंदुइज़म। तो एक तरीके से जो इंडिया और जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक दूसरे के कल्चर का रेस्पेक्ट ये रिफ्लेक्ट करता है। ये श्रीनाथ जी टेम्पल का होना वहाँ पे 200 साल पुराना ये टेम्पल है। तो इस तरीके से आप कहीं मेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि देर आर सम 200 ईयर ओल्ड टेम्पल, श्रीनाथ जी टेम्पल विजिटेड बाई एस जयशंकर साहब और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। इट हाईलाइट्स द रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ ईच अदर। उसके अलावा पीटी में किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, ज़रा देखो। अभी कैसा है कि एस जयशंकर साहब ने तो अभी विजिट किया श्रीनाथ जी टेम्पल का। पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बहरीन की यात्रा की थी, बहरीन विजिट किया था, उस टाइम में वो भी इस श्रीनाथ जी टेम्पल में गए थे, और वहाँ पे उन्होंने $4.2 मिलियन तो उन्होंने ग्रांट भी दिया था इस टेम्पल को रीबिल्ड करने के लिए, रीडेवलप करने के लिए। तो इस कारण से मुझे लगता है कि ये श्रीनाथ जी टेम्पल से रिलेटेड पीटी में तो कम से कम सवाल पूछ ही लिया जाएगा। इसलिए मैंने इसके बेसिस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिया है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about 70th National Constitution Day. This topic is important from our syllabus, paper 3, Indian polity point of view. तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, आज का दिन 26 नवंबर, इट इज़ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। पहली बार इसी दिन इन 1949 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड,
और आज 70th नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है। देखो हमारे प्रियम्बल में भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। मेजर पोर्शंस आज के दिन अडॉप्ट हो गए थे, लेकिन फाइनली हमने पूरी तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। वी ब्रॉट इनटू इफेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। तो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठता है कि सर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन ही गया था 26 नवंबर को 1949 को, तो उसी दिन इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर देते और उसी दिन रिपब्लिक डे मना लेते। हम हर साल 26 नवंबर को मनाते रिपब्लिक डे, प्रॉब्लम कहाँ है? हम 26 जनवरी तक रुके क्यों? वाई वी सेलिब्रेट? और हमने 26 जनवरी को जा करके क्यों अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया और 26 जनवरी को ही क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं? कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या, या कोई कुछ स्पेशल है क्या इस डेट के बारे में? तो आपको जानना चाहिए कि येस, दिस डेट इज़ वेरी स्पेशल, इट हैज़ सम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये जो 26 जनवरी 1950 है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद भी हमने 2 महीने इंतजार किया और इस तारीख को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। इस दिन हमने पूरी तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया। तो इसका ज़रा सिग्निफिकेंस समझते हैं। देखो, जब 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आए थे ब्रिटिशर्स, तो उसका प्रोविज़न था एक कि 10 साल बाद इसको रिवाइज़ किया जाएगा और इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया कानून बन के आएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट से। जब 10 साल लगभग पूरे होने वाले थे 1927 में, तो इस कानून को रिवाइज़ करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नया कमीशन बनाया जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसके चेयरमैन थे साइमन, इसीलिए इसका नाम हो गया साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन को काम दिया गया कि आप जाइए इंडिया में स्टडी कीजिए और बताइए कि इस कानून को कैसे, अब जो नया कानून बनेगा उसमें क्या क्या चेंजेज होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अभी साइमन कमीशन बन गया और ये साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे टोटल। साइमन साहब तो चेयरमैन थे, टोटल 7 मेंबर थे और सब के सब ब्रिटिशर्स। अब ये जब साइमन कमीशन अगले साल इंडिया पहुंचा, अब उस टाइम में तो ऐसा फ्लाइट तो था नहीं, तो ये लोग आराम से शिप से पहुंचे अगले साल। और 30 अक्टूबर 1928 को जब ये लाहौर में उतरे, तो ये जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ पे इनको ब्लैक फ्लैग दिखाया गया, वहाँ वहाँ पे इनको इस तरह का स्लोगन दिखाया गया, साइमन गो बैक। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था क्योंकि इंडियंस का ऐसा मानना था कि एक तरह का इंसल्ट है। 7 के 7 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब इंडियंस का ओपिनियन कोई मैटर करता ही नहीं है। तो ये जो भी असेंबली बनी है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब मीनिंगलेस है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इंडियंस को ऐसा लगने लगा, खासकर हमारे कांग्रेस लीडर्स को लगने लगा, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को लगने लगा कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ नॉट विलिंग टू गिव अस द रियल गवर्नेंस पावर, दे आर जस्ट प्लेइंग विथ अस। और अगर उनको रियल पावर देना होता तो कुछ ना कुछ इंडियंस को भी तो इंक्लूड करते उस कमीशन में और इंडियंस का भी ओपिनियन लेते। तो इस कारण से इंडिया में हर जगह साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगा। और जब साइमन कमीशन एक्चुअली में आई हमारे देश में 30 अक्टूबर 1928 को, तो ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। और इसी तरह का एक प्रोटेस्ट चल रहा था 17 नवंबर 1928 को। वो प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय और उस प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज हो गया और उसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई। अब जो हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। अब जैसे जो रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे भगत सिंह जैसे, उन्होंने तो जा कर के उस ब्रिटिश ऑफिसर को ही गोली मार दी। अगले महीने 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई और अगले महीने दिसंबर 1928 में जाकर के लाहौर में सॉन्डर्स को जाकर के भगत सिंह ने गोली मार दी। सॉन्डर्स मर्डर केस जिसको कहते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया रिवॉल्यूशनरी का। दूसरे तरीके जो हमारे लीडर्स थे जिनको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, बट दे वेयर पार्ट ऑफ द कांग्रेस, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के युवा नेता थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, गर्म खून वाले। उसमें 2 थे सबसे आगे उस टाइम में, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये उस टाइम के गर्म नेता थे, यंग नेता थे। उन्होंने जब दिसंबर 1928 में, अभी कुछ ही दिनों पहले लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए, तो उसके 1 महीने बाद ही जब दिसंबर 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बुलाया गया कोलकाता में। आपको पता है हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन होता था दिसंबर में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब सेशन हुआ कोलकाता में, 1 ही महीने हुए थे लाला लाजपत राय जी के डेथ के, तो उस टाइम में फिर ये जो यंग लीडर्स थे, जो यंग ब्रांड थे, गर्म खून थे, इन्होंने डिमांड किया कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज लेंगे ब्रिटिशर्स से। अब ये ब्रिटिशर्स सीधी बात नहीं सुनते। इनको कमीशन को हमने मना किया कि साइमन कमीशन मत लगाओ, ले आ भी रहे हो तो इंडियंस को इंक्लूड करें, बट ब्रिटिशर्स सुन नहीं रहे। तो अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे और ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से
भगा के छोड़ेंगे अपने यहाँ से। ऐसा कुछ रिजोल्यूशन लिया और ऐसा तरह का कुछ रिजोल्यूशन प्रपोज किया सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी ने। लेकिन इस प्रपोजल को थोड़ा काउंटर किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा कि देखो एक काम करते हैं, पहले 1 साल के लिए थोड़ा मॉडरेट डिमांड रखते हैं ब्रिटिशर्स के सामने। पूर्ण स्वराज के बदले पहले मांगते हैं डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस पूर्ण स्वराज से थोड़ा कम होता है। डोमिनियन स्टेटस इज ए काइंड ऑफ ऑटोनोमी, कि ठीक है आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं बट ओवरऑल अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया आज भी डोमिनियन है। अब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए तो ऑस्ट्रेलिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ऑटोनोमस कंट्री है, लेकिन अभी भी वो उसके पास डोमिनियन स्टेटस है, क्योंकि अभी भी ओवरऑल इट कम्स अंडर सोवरेन कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो इसी तरह का कुछ सेटअप, जैसा ऑस्ट्रेलिया का सेटअप आज भी है, आज भी ऑस्ट्रेलिया वाले गाते हैं लॉन्ग लिव द क्वीन, वैसे ही इसी तरह का सेटअप महात्मा गांधी ने कहा कि 1 साल के लिए डोमिनियन मांग के देखते हैं। अगर डोमिनियन इन्होंने नहीं दिया तो अगले साल हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे। तो मान गए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अब अगले 1 साल बीत गया और डोमिनियन स्टेटस भी नहीं मिला। तब जब अगले साल मीटिंग हुई लाहौर में 1929 में, तो उस टाइम में फिर फैसला हुआ कि अब तो हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे और एक पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन पास किया गया लाहौर में। और ये रिजोल्यूशन पास किया गया 19 दिसंबर 1929 को। अब ये रिजोल्यूशन पास तो कर लिया हमने कि हम अब पूरी आज़ादी लेके रहेंगे। अब एक आज़ादी का दिन फिक्स करना था कि कौन से दिन को हम आज़ादी मनाएंगे। देखो उस टाइम में तो ऐसा रेडियो व्हाट्सअप ये सब तो होता नहीं था कि आज कांग्रेस ने फैसला लिया कि हम अब इंडिया अब ब्रिटिशर्स की गुलामी नहीं सहेगा, अब हम सब आज़ाद हैं। तो अब ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन लोगों तक स्प्रेड कैसे किया जाए। तो स्प्रेड करने के लिए नेता लोग, जो कांग्रेस के नेता लोग हैं, इंडिया के अलग अलग हिस्से में जाने लगे। उनको बोला गया कि अब जाएं अलग अलग कोने में और लोगों को बताएं कि हम अब अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं मानेंगे, अब हम आज़ाद हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस अब ब्रिटिशर्स को नहीं मानता, अब उनके रूल को नहीं मानता। तो इसके लिए एक आगे का डेट फिक्स किया गया। 19 दिसंबर को कांग्रेस के अंदर रिजोल्यूशन पास हो गया पूर्ण स्वराज का, और फिर डेट फिक्स किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला आज़ादी वाला दिन मनाएंगे, आज़ादी दिवस मनाएंगे। पूरे देश में लोगों को तैयार करो, हर जगह लोगों को बताओ जा करके, और इस तारीख को फिर हम लोग सब जगह मिल करके एक साथ इंडिया का झंडा फहराएंगे। और फिर इसी तरीके से महात्मा गांधी ने और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेताओं ने इंडिया का झंडा फहराया। उस टाइम में इंडिया का झंडा भी, जो अभी वाला झंडा है, वो फिक्स नहीं हुआ था। तो जिसको जो जिस तरह का झंडा समझ आया उसने उस तरह का झंडा फहराया और अपने देश की आज़ादी डिक्लेयर कर दी। अब आपने आज़ादी डिक्लेयर तो कर दी कि ठीक है हम आज़ाद हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स को मनाना भी तो पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है जिसको जो मानना है मानो, बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी अपने हिसाब से। तो अब ब्रिटिश सरकार को बताने के लिए कि अब हम आज़ाद हैं और हम आपकी गुलामी नहीं सहेंगे, आपके ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे, इसके लिए फिर महात्मा गांधी ने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया, क्या किया उन्होंने, वो चले अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। पहले हमने 26 जनवरी को हर जगह झंडा फहरा लिया कि ठीक है हम आज़ाद हैं। अभी ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं ठीक है तुम्हें जो मानना है मानो। तब महात्मा गांधी कहे कि ठीक है अब तो ब्रिटिशर्स को भी झुका के रहेंगे। महात्मा गांधी चले 12 मार्च को अपने साबरमती आश्रम से ये प्रण लेकर के कि अब मैं देश के लिए पूर्ण स्वराज लेकर के लौटूंगा साबरमती आश्रम में। और वो 78 फॉलोअर्स के साथ अपने साबरमती आश्रम से चले और ये रास्ता लेते हुए वो फिर धीरे धीरे फिर 5 अप्रैल को लगभग 1 महीने के ट्रैवलिंग के बाद वो पहुँचे यहाँ दांडी कोस्ट पर। तब तक हजारों लोग उनके पीछे आ चुके थे। इस रास्ते में जहाँ जिस गांव में जाते थे लोग उनके पीछे आ जाते थे। अब हुआ क्या कि जब वो 5 अप्रैल को यहाँ पहुँचे तो उन्होंने जाकर के यहाँ पे नमक बनाया। इस दांडी कोस्ट पे उन्होंने नमक बनाया, थोड़ा सा सिंबॉलिक। अब ये नमक बनाना एक सिंबॉलिक चीज़ है, सिंबल है ये कि हम ब्रिटिश कानून को नहीं मानते, क्योंकि ब्रिटिश कानून था कि नमक बनाने के लिए टैक्स भरना होगा। तो महात्मा गांधी ने नमक बना दिया बिना टैक्स भरे, एक तरह का सिंबल दे दिया कि अब हम ब्रिटिश कानून को नहीं मानते, हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। और इसी के साथ ही, इस नमक बनाने के साथ ही या मुट्ठी भर नमक के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गया। अब देखो इतनी सारी सेक्रीफाइसेस की हमने किस लिए, कि जो हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे था 26 जनवरी 1930, वो रियल सेंस में हमारा इंडिपेंडेंस डे बने। लेकिन आपको भी पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। महात्मा गांधी ने जो प्रण लिया था कि हम साबरमती आश्रम में तभी लौटेंगे जब देश के लिए आज़ादी जीत लें, वो नहीं जीत पाया आज़ादी। और इसी कारण से महात्मा गांधी फिर कभी साबरमती आश्रम गए नहीं। उसके बाद उन्होंने नया आश्रम बना लिया महाराष्ट्र में, वार्धा में।
तो मुद्दा ये है कि जो 26 जनवरी वाला दिन था वो बहुत ऑस्पिशियस रह गया, बहुत स्पेशल रह गया फ्रीडम फाइटर्स के लिए। और इसी कारण से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी तो ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से दे दी 15 अगस्त को 1947 को। तो फिर हमने सोचा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन अडॉप्ट करेंगे 26 जनवरी को, ताकि ये दिन को हम लोग कम से कम रिपब्लिक डे की तरह मना सके। तो दिस इज़ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डे 26 जनवरी। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जो हमसे पीटी में पूछा जा सकता है। 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन बुलाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जवाहरलाल नेहरू साहब ने। 22nd रिजोल्यूशन 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया 1947 को। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ। इसके पहले आपने देखा कैसे हमारा कोई प्रॉपर फ्लैग नहीं था, जिसको जो समझ आ रहा था वो फहरा रहा था। 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम भी अडॉप्ट कर लिया और 26 जनवरी 1950 को हमने पूरी तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट कर दिया और अपने देश को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। और इस कारण से 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from geography segment. It is a reason behind cold day and warm night. Explained section का है ये, behind cooler days and normal temperature at the nights. This topic is important from our syllabus paper 2 major geophysical phenomena. देखो मुद्दा क्या है, क्या चल रहा है, पहले का ये समझ लो कि बैकग्राउंड क्या है। दिल्ली और आसपास के एरिया में अभी 3-4 दिनों से हो क्या रहा है कि दिन के टाइम में सर्दी रह रही है, ठंडा मौसम रह रहा है, और रात के टाइम में गर्मी हो जा रही है। रिलेटिवली थोड़ी सी गर्मी रात के टाइम में हो जाए, लेकिन दिन के टाइम में सर्दी हो रही है। तो इसको एक्सप्लेन किया गया इस आर्टिकल में। अब इस आर्टिकल की मदद से हम लोग एक इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना समझ सकते हैं और उसके बेसिस पे पीटी में इस तरह के सवाल आते रहते हैं, उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। देखो हो क्या रहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में क्लाउड इकट्ठा हो गए। दिस क्लाउड हैज़ बीन कलेक्टेड बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पूरा मैकेनिज्म मैं डिटेल में करा चुका हूँ इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 19 अप्रैल 2020। तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता कैसे। लेकिन इतना तो आप जानते होंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण सर्दी के दिनों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीनों में जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ वाला एरिया, वहाँ पर बारिश होती है और क्लाउड होता है। तो इस तरह का क्लाउड अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बना हुआ है दिल्ली के ऊपर। और हो क्या रहा है कि दिन के टाइम में सन से आने वाले जो सनलाइट हैं वो क्लाउड से पड़ के रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और इस कारण से दिन के टाइम में सनलाइट उतना आ नहीं रहा है, इसलिए रिलेटिवली ठंडा मौसम है। और रात के टाइम में क्या हो रहा है कि सन तो होता नहीं है रात के टाइम में। रात के टाइम में जो मेन सोर्स ऑफ हीटिंग होता है अर्थ के ऊपर का एयर का, वो होता है लैंड इटसेल्फ। जो दिन भर इस लैंड को गर्मी मिली होती है सन से, रात के टाइम में ये लैंड फिर रिफ्लेक्शन देता है। रात के टाइम में ये लैंड जो है फिर रेडिएशन देता है, और रेडिएशन देता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आसपास का एटमॉस्फेयर गर्म रहता है रात के टाइम में। अब होता क्या है कि देखो, अगर क्लाउड नहीं होते, ये क्लाउड नहीं होते, तो रात के टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसे करके पूरे एटमॉस्फेयर में वो एस्केप कर जाते, भाग जाते। लेकिन बिकॉज ऑफ क्लाउड, दिल्ली के ऊपर क्लाउड है इस तरह का, इस कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं और रिफ्लेक्ट होकर के वापस दिल्ली के ही एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। तो रात के टाइम में जो दिल्ली के लैंड से, दिल्ली के सरफेस से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो उसी दिल्ली के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप होकर के रह जा रहे हैं। दैट इज़ वाई द नाइट टाइम इज़ रिलेटिवली कूल while daytime is relatively warm. I'm sorry, the daytime is relatively cool while night time is relatively warm because of these clouds. These clouds are acting like a blanket. The next article is taken from economy segment. It is about merger of Lakshmi Vilas Bank with DBS. देखो इसका पूरा बैकग्राउंड तो हम लोग देख ही चुके हैं, मैंने आपको बता दिया था इन माई न्यूज़ पेपर एनालिसिस ऑफ 19 नवंबर कि लक्ष्मी विलास बैंक इज मूविंग थ्रू ए स्ट्रेसफुल स्टेज, जिसमें उसका NPA काफ़ी बढ़ चुका है। NPA उसका लगभग 25% हो चुका है ऑफ इट्स टोटल NDTL। तो इस कारण से फिर RBI ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और लक्ष्मी विलास बैंक के अगेंस्ट मोराटोरियम रिलीज़ किया। उस मोराटोरियम में कई सारे डायरेक्टिव्स रिलीज़ किए कि जो उसके डायरेक्टर्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा और उसके जगह पे पूरा का पूरा कंट्रोल लक्ष्मी विलास बैंक का RBI ने अपने हाथ में ले लिया। उसके अलावा मोराटोरियम था कि कोई भी डिपॉजिटर 25,000 से ज़्यादा एक महीने में, आने वाले एक महीने तक अभी लक्ष्मी विलास बैंक से नहीं निकाल सकता। ये सारे एक्शंस RBI इसलिए लेकर के आई ताकि लक्ष्मी विलास बैंक को कोलैप्स होने से बचाया जा सके। उसके साथ साथ RBI एक और प्रपोजल लेकर के आई थी कि लक्ष्मी विलास बैंक को DBS के साथ मर्ज कर दिया जाए ताकि लक्ष्मी विलास बैंक को
किया जा सके। अब न्यूज़ यही है कि सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है और इसके साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक इज़ नाउ मर्ज्ड विथ डीबीएस। तो कल से लक्ष्मी विलास बैंक फंक्शनल नहीं होगा, कल से बस डीबीएस बैंक रहेगा और लक्ष्मी विलास बैंक के सारे ब्रांचेस डीबीएस के तरफ, डीबीएस बैंक के नाम से काम करेंगे। In our segment, most probable PD topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 270 to topic number 219. Topic number 217 is about Intellectual Property Index. India ranks 40 out of 53 countries in Intellectual Property Index. It is published by Global Innovation Policy Center of the US Chamber of Commerce. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is next topic is topic number 218. It is about some important quotes. तो फर्स्ट 2 कोट्स आर ऑफ महात्मा गांधी. तो इस कोट का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं. देखो, महात्मा गांधी 1909 में जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो उस टाइम उन्होंने एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज. उस बुक में उन्होंने लिख दिया था कि असमीज लोग थोड़े अनसिविलाइज्ड होते हैं. अब उनका कुछ प्रीडिस्पोजिशन रहा होगा, बायसनेस रहा होगा. बाद में जब वो असम आए 1921 में ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो जब असमीज लोगों से रियल सेंस में वो मिले तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था. उन्होंने अपॉलॉजी भी मांगी असमीज लोगों से. उन्होंने ये भी कहा, हु कैन कॉल असमीज अनसिविलाइज्ड, हु एवर कॉल्स देम सो इज़ अनसिविलाइज्ड एज आई एम. तो ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आपसे पूछ करके बोला जा सकता है कि बताओ ये स्टेटमेंट किसका है. उसके अलावा महात्मा गांधी ने ये भी कहा था, एवरी वुमेन ऑफ असम इज़ अ बॉर्न वीवर, सी वीव्स फेरी टेल्स इन हर लूम. तो ये दोनों स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है. उसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि जनरेशंस टू कम विल स्कैर्सली बिलीव दैट सच अ वन एवर इन फ्लेश एंड ब्लड वॉक्ड ऑन दिस अर्थ. आने वाली जनरेशंस को यकीन नहीं होगा कि इस तरह का इंसान हमारी धरती पे कभी रहा था. ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए कहा. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next topic is about particularly vulnerable tribal group. In 1973, देभर कमीशन was created to identify primitive tribal groups. जो ट्राइबल्स के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम दिया गया देभर कमीशन को. और देभर कमीशन ने इस तरह का एक ग्रुप बनाया. जो ट्राइबल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड ट्राइबल्स हैं उनको नाम दिया गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. और इंडिया के अंदर टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं. उसमें से 13 तो उड़ीसा में ही है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर है. आपको एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि नो ट्राइबल ग्रुप इन असम हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 219. This is the answer of question number 214 to 216 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडियन इकोनॉमी. बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज रोबस्ट इनफ टू मीट द क्रेडिट नीड्स. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. कल हमने देखा था कि बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज नॉट रोबस्ट इनफ टू मीट द क्रेडिट नीड्स कंप्लीटली. तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन. जो दूसरा स्टेटमेंट था दैट वाज अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस. इट यूजेज मेम्ब्रेन टू सेपरेट सॉल्ट कंटेंट फ्रॉम द फ्रेश वाटर. करेक्ट स्टेटमेंट. इट्स प्रोसेस इज हेल्दी फॉर द नेबरिंग इकोसिस्टम. दिस इज रॉन्ग. जो ब्राइन होता है वो अनहेल्दी होता है नेबरिंग इकोसिस्टम के लिए. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 ओनली. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.